आज का टॉपिक है हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग। तो हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में एक कमेटी थी जिसको बोलते हैं हाथी कमेटी। हाथी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जितने भी हॉस्पिटल हैं लोग वो प्रोडक्ट अपने फैसिलिटी में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके लिए इनका रिकमेंडेशन था लार्ज वालों का रेफरल आईवी फूड्स, कुछ ओरल प्रिपरेशन लाइक लिक्विड ओरल प्रिपरेशन और सॉलिड ओरल प्रिपरेशन। तो सॉलिड के लिए हमारी रिक्वायरमेंट काफ़ी नेट की ज़्यादा रहती है। तो जो भी हॉस्पिटल है जनरली वो आईवी फूड्स और लिक्विड ओरल प्रिपरेशन को प्रिफर करते हैं। इस यूनिट में आपको पढ़ा जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहली चीज आती है ये वर्क करता है 4 एम पे। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है 4 एम। 4 एम से सबसे पहले हमारे कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, नॉट ए फार्मा मैन्युफैक्चरिंग है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, हम किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमको 4 एम की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल। मैन पावर, और एक में क्या आता है सबसे पहले आता है मटेरियल, मैन पावर, मेथड और मशीन। ये हमारे 4 बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। सपोज हमको अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें हमको उससे के कंसिडरेशन में करना मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल में हमारे रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, टेस्टिंग मटेरियल, जो भी हमारे मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कोई भी चीज़ अगर हमें बनाना है तो हमको सबसे पहले जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड। फिनिश गुड्स के लिए क्या चाहिए हमको, उसको पैक करने के लिए पैकिंग मटेरियल चाहिए। उसके बाद मैन पावर। मैन पावर यहाँ पे हम बात करेंगे स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, टेक्निकल। स्किल्ड में ये हमारे टेक्निकल आते हैं। यहाँ पे मेथड का मतलब हम बात करेंगे प्रोसीजर, कौन से मेथड से हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या प्रोसीजर है, उसके क्या कंट्रोल्स है। अगर हमें उसे क्वालिटी मेंटेन करनी है तो उस क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। और उसके बाद है मशीन। कोई भी चीज हम प्रोसेस करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज आप लोगों को पिछले शेयर में टेबलेट और कैप्सूल का हमने प्रोसीजर पढ़ाया था, कैसे टेबलेट कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो डिफरेंट फॉर्मेशन के लिए हमको डिफरेंट मशीन की जरूरत पड़ती है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमको सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखना है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है 4 एम की रिक्वायरमेंट होती है। 4 एम में मटेरियल, मैन पावर, मेथड और मशीन, ये बेसिक है। अगर हम हॉस्पिटल में बच्चे की बात करें
तो हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में हमारे मान लो हमारे पास चारों चीज़ें अवेलेबल है, मटेरियल भी अवेलेबल है, मैन पावर भी है, मशीन भी है, मेथड भी है। उसके बाद क्या आता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन में हम लेते हैं जो भी हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या उतना प्रोडक्ट का यूज है, यूटिलाइज है। ऐसा तो नहीं हम प्रोडक्ट बनाएं और हॉस्पिटल में क्या हो जाए यूज ना हो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए। जो मटेरियल लगने वाला है, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, उसके लिए बजट, इन्वेंट्री कंट्रोल, मशीन जितने भी मशीन है उसका एएमसी, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, कन्वर्जन कॉस्ट कितना है। कन्वर्जन कॉस्ट इन द सेंस रॉ मटेरियल से इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो भी मैन्युफैक्चरिंग का, इन सारी चीज़ों को हमको कंसिडरेशन करना पड़ता है। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आता है ग्रोथ ऑफ मार्केट, मतलब हमारा कौन से रेट से मार्केट ग्रो करता है, कितनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस टू फर्निश द प्रोजेक्ट एंड ग्रोथ प्लान। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में जो भी हमारा प्लान है कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के लिए हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, कन्वर्जन कॉस्ट कितना है, हॉस्पिटल की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए हमारा प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। प्रोजेक्ट प्लान का बजट कितना है। इसके बाद आता है अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन में है हमारी फुलफिल है, मार्केट ग्रोथ भी अच्छा है, डिमांड भी उस प्रोडक्ट की है। उसके बाद आती है हम बात करते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी और कॉस्ट एंड सर्विस। इन तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला क्वालिटी, सेकेंड आता है क्वांटिटी, सर्विस, सर्विसेज एंड कॉस्ट। अगर हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करें तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग, हमारा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी जो कंपेरिजन करेंगे वो कंपेरिजन करेंगे हमारे हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर विद जो हमारे आउटसाइड प्रोडक्ट्स हैं। आउटसाइड प्रोडक्ट्स का मतलब ये कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे हॉस्पिटल में मान लो कि हमारे हॉस्पिटल में फिल फिनिश है, फिल फिनिश और द लार्ज वॉल्यूम का रेंडर जो हमारे एनएफडीएमएस के लिए हमने यूनिट लगा रखा है और वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर भी वो प्रोडक्ट बन रहा है और हम कुछ प्रोडक्ट आउटसाइड से हॉस्पिटल में परचेज किए जाते हैं। उन दोनों प्रोडक्ट का क्वालिटी कंपेरिजन करते हैं। उन दोनों में क्वालिटी कंपेरिजन में प्रोडक्ट की क्वालिटी जो भी उसके टेस्टिंग होते हैं एज पर द फार्माकोपिया, एज पर फार्माकोपिया टेस्टिंग है। जो भी हमारे मोनोग्राफ के टेस्ट हैं उस मोनोग्राफ के टेस्ट से दोनों का इसका कंपेरिजन किया जाता है। फिर इसके बाद हम कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब यहाँ पे कि हमारे हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग की रनिंग कॉस्ट कितनी है, मतलब जो प्लांट है प्लांट का ऑपरेशन का कॉस्ट कितना है और उससे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मतलब जो भी हमारा यूनिट वॉल्यूम बनेगा। तो मान लो कि हमने 100 ml का 100 ml का हमने एक एलएस बनाया, नॉर्मल सलाइन आईपी बनाया, नॉर्मल सलाइन आईपी बनाया हॉस्पिटल के अंदर और 100 ml का हमने नॉर्मल सलाइन आईपी परचेज किया हुआ है।
दोनों प्रोडक्ट की क्वालिटी कंपेरिजन करते हैं, उसका इकोनॉमिक कंडीशन का कंपेरिजन करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब कि हमने कितने में खरीदा है और हमने कितने रुपए में बनाया, दोनों का कॉस्ट कितना है और उसकी क्वालिटी कैसी है, इसका कंपेरिजन किया जाए। उसके बाद आता है हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होता है कि हमारा जब भी बैच बनाते हैं स्पेसिफिक अमाउंट में ही बैच बनता है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कितना है। ऐसा नहीं कि हमने एक बैच बना लिया, मान लो कि एक बैच हमने 5 लाख 100 ml के नॉर्मल सलाइन सब्सिट्यूट बना दिए। अब ये 5 लाख जो बॉटल बना है, जो फिनिश स्टाइल प्रोडक्ट बना है, वो कितने टाइम में कर दिया? क्योंकि एक बार हमने बना दिया, फिर हमारा जब क्वांटिटी खत्म होगा उसके बाद ही नेक्स्ट बैच लेंगे, क्या हो सकता है हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट बने। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है कि हमारा प्लांट 24/7 रनिंग है, क्योंकि प्लांट बंद कर देंगे, प्लांट बंद करने के बाद जो आफ्टरनून एनर्जी का प्लांट है उसको हमने बंद कर दिया, तो जो भी मैन पावर की पार्ट्स रनिंग पार्ट्स वो सारी चीज़ें क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो बढ़ने की वजह से हमारा प्रोडक्ट का कास्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम कंपेरिजन करते हैं सबसे पहले क्वालिटी की, उस क्वालिटी में प्रोडक्ट को कितने का परचेज किया है और कितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बढ़ रहा है। इस कंपेरिजन को ही हमारा इकोनॉमिक कंसिडरेशन और प्लस क्वालिटी। इसके बाद आता है क्वांटिटी में हमारा जो पर बैच है, कितने क्वांटिटी में हमने बनाया है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारा कब तक कंज्यूम हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम क्वांटिटी पे आते हैं। इसके बाद आता है इसके बाद आता है पार्ट्स में हमारा क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल पार्ट, मैन पावर पार्ट, प्लांट एंड मशीनरी पार्ट,
अगर हम कास्ट की बात करें, सबसे पहले हमारे कास्ट क्या आती है? रॉ मटेरियल की कास्ट। रॉ मटेरियल की कास्ट हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज करते हैं। वो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, कितना हमको परचेज करना है, इसकी कास्ट कितनी है। तो कास्ट वैरी करती रहती है रॉ मटेरियल डिपेंड अपॉन रॉ मटेरियल क्वालिटी। हम एक क्वालिटी की बात करेंगे तो कौन से ग्रेड का फिनिश गुड्स चाहिए, उसकी कास्ट कितनी है, उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, हॉस्पिटल से सेल कितनी हो रही है, कितनी क्वांटिटी हम कन्वर्ट करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट। कोई भी चीज़ हम परचेज करने जाते हैं, अगर हॉस्पिटल परचेज करेगा तो जब परचेज करने जाते हैं तो जब उसकी कास्टिंग आती है डिपेंड होता है हमारे उसके क्वांटिटी पे कि अगर हम कोई भी अगर परचेज ऑर्डर बनाते हैं तो कितने रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसके वजह से भी कास्ट वैरी करता है। तो रॉ मटेरियल की कास्ट कितनी है हमारे। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग कास्ट। प्रोसेसिंग कास्ट में हमने रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होगी, उसके बाद उसका जो कास्ट है वो हमारा कितना टोटल प्रोडक्ट कास्ट में इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग कास्ट। प्रोसेसिंग कास्ट में सबसे पहले क्या आता है? बिल्डिंग का कास्ट, जो हमने प्लांट सेटअप किया, जो हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना भी उन्होंने स्पेस एक्वायर किया है। अगर हम सपोज करें ओन बिल्डिंग नहीं है तो अगर रेंटेड बिल्डिंग है तो रेंटेड बिल्डिंग की कास्ट कितनी है, कुछ तो रेंट देगा तो बिल्डिंग की कास्ट कितनी है, जो उस प्रोसेसिंग के लिए मशीन की रिक्वायरमेंट है, मशीन की कास्ट कितना है, फर्नीचर का कास्ट कितना है, मशीन का रनिंग कास्ट कितना है। यहाँ पे रनिंग कास्ट का मतलब हमने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने मशीन खरीदा, उस मशीन का कास्ट हो गया, उसके बाद उस मशीन से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन का रनिंग कास्ट, उसको बिजली की जरूरत पड़ेगी या जनरेट की जरूरत पड़ेगी, उसको चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी, उसका मेंटेनेंस कास्ट कितना है, एएमसी कितना है, यदि उसका मेंटेनेंस होगा मंथली मेंटेनेंस होगा, उसका एनुअल मेंटेनेंस मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, उसकी रनिंग कास्ट कितनी है। उसके बाद मैन पावर, जो उसमें एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके कास्ट कितना है, उनके सैलरी कितनी है, कितने कन्वर्टेड कास्ट, ये सारे जो कास्ट है वो सारे कास्ट हम किस में कंसीडर करते हैं? प्रोसेसिंग कास्ट में। प्रोसेसिंग कास्ट में ध्यान रखो कि कोई रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लेने के बाद उसको फिनिश गुड्स में बनाया, कोई भी हमें प्रोडक्ट बनाना, हमने रॉ मटेरियल लिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर दिया फाइनल प्रोडक्ट में, तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्च है, कितना कास्ट पड़ा, वो कास्ट क्या क्या हो सकता है? बिल्डिंग, जैसे जहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं उस बिल्डिंग का कास्ट कितना है, मशीन का कास्ट कितना है, फर्नीचर का कास्ट कितना है, रनिंग कास्ट, जहाँ पे हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ जिस एरिया में प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे स्पेस लगा सकते, उस एरिया को मेंटेन करना पड़ेगा हमको, एनवायरमेंटल कंडीशन, उसका टेम्परेचर, आरएच, उसका क्लास मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी कास्ट कितनी है। उसके बाद जो भी उसमें मैन पावर, जितने भी मैन पावर वर्क कर रहे हैं प्रोडक्ट कन्वर्जन के लिए, 100 मैन पावर, 50 मैन पावर, 10 मैन पावर, जो भी मैन पावर वर्क कर रहे हैं उसका कास्ट कितना है, ये सारा कास्ट कितना आएगा? प्रोसेसिंग कास्ट। उसके बाद आता है क्यूसी चार्जेस, जो क्वालिटी कंट्रोल चार्ज। क्वालिटी कंट्रोल चार्ज में हम क्या करें? क्वालिटी कंट्रोल चार्ज में क्या करते हैं? जो हमारा जितने भी टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड, जो भी हमारे टेस्टेड है वो टेस्टेड क्या रहते हैं? हो सकता है इन हाउस हो। इन हाउस का मतलब होता है हमने उस प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए इन हाउस डेवलप कोई मेथड बनाया है, उस मेथड को डेवलप किया है और उस डेवलप मेथड से ही टेस्ट किया जाता है, तो क्या हो जाता है? इन हाउस टेस्ट। दूसरा होता है फार्माकोपियर है कंपेंडियर टेस्ट। फार्माकोपियर टेस्ट या कंपेंडियर टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जिस फार्माकोपिया से बनाया हुआ है, उस फार्माकोपिया के मोनोग्राफ में जो टेस्ट किया हुआ उससे हमने टेस्ट किया है। जितने भी टेस्टिंग के हैं चार्जेस वो सारे किसमें आ जाएंगे? क्यूसी चार्ज। तो हमारा एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दूसरा हो गया क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी डिपार्टमेंट में भी अगर कोई मटेरियल टेस्ट करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उस इंस्ट्रूमेंट का कास्ट कितना है,
टेस्ट करने के लिए हमको अलग से मटेरियल की जरूरत पड़ती है। कोई कितने भी केमिकल को टेस्ट करने जिससे केमिकल से रिएक्शन होता है, जो भी मेथड है एसपीएलसी है, यूवी, किसी भी इक्विपमेंट पे टेस्ट होगा, इक्विपमेंट का रनिंग पार्ट, केमिकल का पार्ट, वो सारे किसमें आ जाएंगे, क्यूसी चार्जेस। इसके बाद आता है हमारा पैकेजिंग पार्ट। हमारा प्रोडक्ट बन गया, इसमें से बनने के बाद वो प्रोडक्ट फाइनल कंटेनर में पैक किया जाएगा। उस फाइनल कंटेनर में पैक करने के लिए उस पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट प्लस जो भी मैन पावर का पैक करेगा, इक्विपमेंट का, मैन पावर, वो सारे कॉस्ट किसमें आ जाते हैं, पैकेजिंग कॉस्ट। उसके बाद आता है ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट का मतलब ऑफिस रिलेटेड जो भी वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जितने भी वर्क है, वो सारे किसमें आ जाते हैं, ऑफिस कॉस्ट में। पेपर है, उसका प्रिंटर है, डॉक्यूमेंटेशन है, अप्रूवल्स हैं, तो सारे किसमें आ जाते हैं, ऑफिस कॉस्ट में। तो यहाँ पे मेजर पार्ट हम कवर करेंगे। हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में मेजर पार्ट्स कवर करेंगे कि उसमें क्या क्या कॉस्ट एड होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा मटेरियल का कॉस्ट। मटेरियल में रॉ मटेरियल आएगा, कितनी उसकी कॉस्ट कितनी, उसका टेस्टिंग कॉस्ट कितना, उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कितना, जो सारे चार्जेज है उसमें किसमें कंसीडर करेंगे, सारा रॉ मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद आता है सेकंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट में हम कंसीडर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में। उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट आता है, वो सारा कॉस्ट किसमें होगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट। वो कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, बिल्डिंग कॉस्ट होगा, इक्विपमेंट का कॉस्ट होगा, जिस मशीन से हम बना रहे हैं, जो भी मशीन जो भी फर्नीचर लग रहे हैं, जो भी बिल्डिंग का कॉस्ट है, बिल्डिंग रनिंग का कॉस्ट है, वो सारे कॉस्ट इसमें कंसीडर किए जाएंगे प्रोसेसिंग में। उसके बाद आता है मैन पावर। तो मैन पावर के भी कॉस्ट हम किसमें कंसीडर करते हैं, वो भी हम करते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट में। तो ये तीनों हमारे आते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट में। इसके बाद आता है क्यूसी चार्जेस। क्यूसी चार्जेस में हम क्या कंसीडर करते हैं, टेस्ट। उस मटेरियल को कन्वर्ट किया है, मटेरियल को बनाने में जितने भी टेस्ट होते हैं, वो सारा उस टेस्टिंग का जितना कॉस्ट आएगा वो सारा किसमें होगा, क्यूसी चार्जेस। इसके बाद आता है फोर्थ पैकेजिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट हमारा बन गया है, बल्क क्वांटिटी में है, बल्क क्वांटिटी में उसके बाद हमको इंडिविजुअल कंटेनर में पैक करना पड़ता है, तो उस पैकिंग का जो भी कॉस्ट आता है वो सारा पैकेजिंग कॉस्ट होगा। उसके बाद होता है ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट का मतलब ऑफिस रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, पेपर है, प्रिंटर है, उसके अप्रूवल के जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सारे हमारे आएंगे ऑफिस कॉस्ट। कॉस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन कंट्रोल। क्या क्या हम कंट्रोल करते हैं हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में, बात करें कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अब क्या होता है कि हमारा बात करें अगर फार्मा प्रोडक्ट की, तो फार्मा प्रोडक्ट में कंसीडर किया जाता है कि जो भी हम डोज पेशेंट को दे रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, अगर हमने कोई बैच बना रहा है, कोई बैच बनाया है, तो उस बैच के जो सारे इंडिविजुअल कंटेनर बने हुए, अगर हमने सपोज एग्जांपल लिया, हमने टैबलेट बनाया, एक बैच में हमने 5 लाख टैबलेट बनाए, तो सारे टैबलेट की इंडिविजुअल क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये तो हो गया एक बैच की बात। अब हम करते हैं बैच टू बैच वेरिएशन। इस प्रोडक्ट के हमने मान लो 100 बैच बनाए, 5 लाख, 100 बैचेस बन गए 5 लाख।
उसके भी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रोसेस है, ऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कैसे हम कंट्रोल करें। जो हमारा जो वेरिएशन, ये इंडिविजुअल वेरिएशन, एक बैच के अंदर जो डोजेज फॉर्म बनाए हैं, फिनिश गुड का जो डोजेज फॉर्म बना है, इंडिविजुअल कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, क्वालिटी वाइज सारे सेम होने चाहिए। दूसरा जो बैच टू बैच वेरिएशन है वो भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है हमारा बात हम करेंगे प्रोडक्ट कंट्रोल। ऑपरेटिंग प्रोसेस में क्या हम करना है, जो भी हमको प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सारी सेम होनी चाहिए। प्रोडक्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट कंट्रोल में सबसे पहले हमने क्या बोला था, क्या रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल। जो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी है वो क्या करना चाहिए, वेरी नहीं रहना चाहिए। वो भी बैच टू बैच बनाते हैं, जो भी सप्लायर है जिसके यहाँ सब रॉ मटेरियल ले रहे हैं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, इसके लिए जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज कर रॉ मटेरियल परचेज या हम क्वालिटी की बात करें, तो हमको सबसे पहले क्या कंट्रोल करना है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी। अगर ये रॉ मटेरियल का एक क्वालिटी वेरी कर रहा है, मान लो हमने एक बैच लिया, तो रॉ मटेरियल का ऐसे कुछ और आ रहा है, उसकी क्वालिटी कुछ और है, दूसरे बैच का हमने लिया उसकी रॉ मटेरियल क्वालिटी कुछ और है, तो क्या फिनिश प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का बनेगा, कभी नहीं बनेगा। रॉ मटेरियल की क्वालिटी वेरी कर रही है तो हमारा फिनिश गुड्स का क्वालिटी 100% वेरी करेगा, सेम कभी नहीं हो सकता। हमको सबसे पहले क्या कंट्रोल करना है, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल है वो नहीं है रॉ मटेरियल। जिस रॉ मटेरियल से हम बना रहे हैं, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसी मटेरियल की क्वालिटी डिफरेंट है। तो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी क्वालिटी डिफरेंट है, तो फिनिश प्रोडक्ट की हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है अगर उसकी क्वालिटी वेरी करेगी तो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% वेरी करेगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल रॉ मटेरियल क्वालिटी। तो रॉ मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, परचेज क्वालिटी डिसीजन। जो हमको लेना है उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो पहला हो गया परचेज क्वालिटी का परचेज क्वालिटी दूसरा, अगर हमारा परचेज क्वालिटी हो रहा है यहाँ पर सोर्स और सप्लाई की बात करें। अगर मान लो हम फिनिश गुड की बात करें या रॉ मटेरियल, मान लो कि एक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर है, कोई भी कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल एक प्लांट पे बना दिया, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, मान लो कि वो इंडिया के पूरी दिल्ली में एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया, इसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, इसके आगे भी डिफरेंट करते हैं और इसके आगे आपने परचेज किया। तो जो यहाँ से मटेरियल निकला इस चैनल के थ्रू आया, जो उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, जो उसका कोई अगर मटेरियल है, अगर हमको कोल्ड चेन मैनेजमेंट मेंटेन करना है तो क्या उसने मेंटेन किया है, उसके अनुसार डाटा लागत नहीं है, कैसे आप वेरीफाई करेंगे,
कि हमको कोई अगर मटेरियल को क्रिएट इंक्लूड करना है, मेरा मटेरियल कोई परचेज किया है जिसका स्टोरेज कंडीशन 2 जिस टाइम बना और बनने से और हमारे आने तक डिलीवर होने तक क्या ये सब टेम्परेचर मेंटेन है, एडिशन पहले थी एक्सकर्सन बाहर गया जो उसका स्टोरेज कंडीशन कहाँ स्टोर किया था, क्या जो ऑथेंटिक सोर्स है, ऐसा तो नहीं काउंटरफेट है, कैसे उसने लेबलिंग मस कर दिया, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, रॉ मटेरियल पे लेवल तो नहीं बस लग गया कि हमारा यहाँ से मैन्युफैक्चर क्या ऑथेंटिक है। तो इसके लिए सेकंड चीज आती है सोर्स एंड सप्लाई। जो हमारा सोर्स है, जो हमारा सप्लायर है, क्या ऑथेंटिक सप्लायर है, उसका क्वालिटी मेंटेनेंस है। इसके लिए क्या होता है कि हम करते हैं एक रॉ मटेरियल वेंडर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड आता है। जब कोई भी हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग का वर्क डिपार्टमेंट वर्क करता है तो उसमें एक डिपार्टमेंट होता है क्यूए डिपार्टमेंट जिसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है वेंडर क्वालिफिकेशन। वेंडर क्वालिफिकेशन में हम नहीं जाएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि जहाँ से हम मटेरियल ले रहे हैं अच्छी क्वालिटी का है और हमारा ऑथेंटिक सोर्स है। तो इसके बाद आता है सोर्स एंड सप्लाई के बाद हमारा आता है तीसरा प्राइमरी। जो हमारा परचेजिंग का हमको कितनी क्वांटिटी परचेज करना है, कब करना है, उसका लीड टाइम क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमने कहा मटेरियल आज होगा कि हमको एक्स मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, हमको एक्स मटेरियल 1000 पे ही चाहिए। अगर हम आज मटेरियल ज़्यादा बनाएंगे तो कभी जो हमारा सप्लायर उसके पास मटेरियल अवेलेबल है। वो टर्म कंडीशन होती है कि हम आपको अगर हमको परचेज ऑर्डर देते हैं तो हम इतने टाइम में मटेरियल आपको डिलीवर करते हैं। मान लो मटेरियल सप्लायर हमारा हॉस्पिटल गोरखपुर में और जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जो हमारा वेंडर है अगर मुंबई में, मुंबई से गोरखपुर आने में टाइम लगेगा, हमारा कितना टाइम लगता है, परचेज ऑर्डर में कितने टाइम में डिलीवर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या टर्म्स कंडीशन है। इसलिए हमारा परचेजिंग का टाइमिंग जो है वो भी कंसीडर किया जाता है फार्दर कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेस। मटेरियल आने के बाद जो हमारा टेस्ट है टेस्ट कितना टाइम जाता है, ऐसा नहीं आते ही मटेरियल यूज करेंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा, स्टोर होगा, उसका जीआरएल बनेगा, जीआरएल बनने के बाद क्वारंटाइन में जाएगा, क्वारंटाइन में उसका सैम्पलिंग होगा, रॉ मटेरियल सैम्पलिंग होगा, रॉ मटेरियल उसका फिक्स टेस्टिंग होगा। जब तक फिक्स टेस्टिंग होगा तब तक वो अंडर टेस्ट रहेगा। फिक्स टेस्टिंग रिजल्ट आने के बाद फिर उसका डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा, डॉक्यूमेंट रिव्यू होने के बाद उसको ठीक है अनरिस्ट्रिक्टेड करेगा, उसको रिलीज करेगा फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सारे टेस्ट करेगा फिर बिल्डिंग के बाद। इसलिए हमारा आता है टाइमिंग, हमको कौन से टाइम में परचेज किया, कब ऑर्डर बनाया, तो ये सारी चीज़ें आते हैं। इसके बाद आता है परचेज टर्म कंडीशन। परचेज टर्म कंडीशन में आता है जब भी हमारा एक क्वालिटी एग्रीमेंट होता है बिटवीन बायर एंड सप्लायर। जो हमारा सप्लायर है उसकी कुछ भी डिमांड होगी, हम आपको मिनिमम हमको अगर परचेज ऑर्डर देंगे हम आपको 1.5 महीने बाद या 4 to 8 वीक्स में हम आपको मटेरियल सप्लाई करेंगे। उनके बीच में क्वालिटी एग्रीमेंट होता है, क्वालिटी एग्रीमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या फर्क हो गया रॉ मटेरियल क्वालिटी में? परचेज क्वालिटी डिसीजन। परचेज क्वालिटी डिसीजन का मतलब होता है जो हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो सेम और अच्छी क्वालिटी का हो। जो भी हमारा जो प्राइस वेरिएशन है जो उसके बीच का है वो क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी जो क्वालिटी है क्वालिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमको डिफरेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है दूसरी बार डिफरेंट उसकी क्वालिटी में वेरिएशन आ रहा है। अगर क्वालिटी में वेरिएशन आएगा रॉ मटेरियल के तो हमारा फिनिश गुड्स जो भी बनेगा उसके क्वालिटी में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। उसके बाद सोर्स एंड सप्लाई। सोर्स एंड सप्लाई में वेंडर क्वालिफिकेशन का पार्ट होता है, ऑथेंटिक सोर्स है जो भी उसके स्टोरेज कंडीशन है वो मेंटेन करते हैं,
गुड कंडीशन में है, कहीं से काउंटर तो नहीं है, उसमें कुछ मिला तो नहीं दिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आते हैं टाइमिंग, जिस टाइम पर आपका रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। चौथा आता है इसमें आपका परचेज टर्म्स डिसीजन। तो जो भी हमारा सप्लायर है, सप्लायर और जो हमारा बायर, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्यूए हेड है, जो क्वालिटी एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या हमारे टर्म्स कंडीशन, ये सारा हमारा लागू में आता है। इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट, इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल, अगर हमारा रॉ मटेरियल के वेरिएशन नहीं, जो भी हमारे मटेरियल सारे सेम, उसके बाद क्या जो हमको कराना, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका प्रोसेस का कितना कंट्रोल है, उस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना, कितना कंट्रोल। तो सबसे पहले आता है इसमें सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। हमारा जो भी प्रोसेस करना है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कितने साइज का, हमारा बैच साइज क्या है, बैच साइज के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट का सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर हमको कोई रॉ मटेरियल मिक्स करना है, अगर आपको पाउडर मिक्सिंग करना है, लिक्विड मिक्सिंग करना है, तो सबसे पहले क्या है, हमारा बैच साइज कितना है, हमारे रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, कौन सा टाइप का हमको मिक्सचर चाहिए, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, तो ये सारे कंडीशन आते हैं हमारे इक्विपमेंट के। कौन सा इक्विपमेंट हमारे लिए बेटर है और उसका जो कंट्रोल है, उस मशीन का कितना कंट्रोल है उस प्रोसेस में। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग टाइम, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, आता है प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम्स में हम इसलिए लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें कि किसी भी मेथड से बना रहे हैं, अगर हम लाल और कनेक्टर को फिल्टर करना है, फिल्टर की मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, मान लो हमारा बैच साइज बड़ा है, 1 kL का है, 1 kL का मतलब 1000 लीटर, 1 किलोलीटर, 1000 लीटर का कोई हमारा बैच साइज है, और इसको आपको मेम्ब्रेन फिल्टर करना है। तो आप लोग मशीन में पढ़े होंगे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। आपको अगर 1000 लीटर फिल्टर करना है और हम 2 इंच का फिल्टर ले लें, छोटा सा फिल्टर ले लें और पंप ले लें, तो क्या होगा, हमको फिल्टर करने में 2 से 3 दिन लग जाएगा। अगर 2 से 3 दिन लगेगा तो जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ग्लूकोज का, नॉर्मल सलाइन का, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगा और क्या होगा, बायोलोड बढ़ता जाएगा। बायोलोड बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम हर बार वैरी करेगा, और वो प्रोसेसिंग टाइम भी कंट्रोल करना है। अगर हमारा एक बैच का एक स्टेप आधे घंटे में होता है या 45 मिनट में होता है, तो हर बार ये प्रोसेस हमारा 45 मिनट में ही कंप्लीट होना चाहिए, या प्लस माइनस जो भी टाइमिंग है, जब वैलिडेशन करते हैं उसमें जो स्पीड है, 3 स्पीड में वैलिडेशन किया जाता है। मिनिमम स्पीड पे हमारी मशीन वर्क करेगी, मिडिल और मैक्सिमम। इसको जब इनिशियल में कोई हम बैच बनाते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करते हैं, इसको वैलिडेट करना पड़ता है। हमको फिल्टर करना है
हम कितने ml पर मिनट से कर, कितना लीटर पर आवर से कर रहे हैं, 100 लीटर पर आवर से। ये मान हमको 1000 लीटर करना है, एक बार 90 पे भी आना है, एक बार 100 पे, एक बार 110 पे। इनिशियल में इसको लिमिट करते हैं। हमारी रेंज क्या हो गया, 90 से 110 लीटर पर आवर ही, इसी के बीच में हमको फिल्टर करना है। ये सारे जो डाटा रहते हैं, इनिशियल में जो बैच बनाया जाता है, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। उसको वैलिडेशन मैसेज करते हो आप लोग, सिलेबस में एक में नहीं रहा। तो प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, जिस इक्विपमेंट में हमको बनाना है, जो उसकी स्पीड है, उस स्पीड पे हमारा मशीन का जो हमारा स्पीड चेंज हो जाता है, उसकी क्वालिटी भी चेंज होती है। तो क्या होता है, उस मशीन का जो रन रहता है उसकी एक रेंज दे दिया जाता है। रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रेंज दिया जाता है। आपको इसी स्पीड में मशीन चलाना है, इसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो भी कन्वर्ट होगा, जो भी प्रोसेसिंग स्टेप है, उस स्टेप की वजह से क्या होगा, हमारा प्रोसेसिंग टाइम फिक्स हो जाता है। अगर हमको 1000 लीटर करना है 90 लीटर पर आवर से, तो हमारा कितना टाइम लगेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 90, प्लस 11 घंटे मैक्सिमम हो गया। और अगर 110 से करेंगे तो 9 से 11 घंटे के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो प्रोसेसिंग टाइम हमारे क्वालिटी पे मेजर इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद आता है पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसेस की। तो सबसे पहले हमारा मान लो कि रॉ मटेरियल कंट्रोल हो गया, उसमें था, उसके बाद था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल में सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, हमने ऑप्टिमम कंडीशन की इक्विपमेंट दे दिया। प्रोसेसिंग टाइम भी फिक्स हो गया ड्यूरिंग वेलिडेशन बैचेस। हमारा प्रोसेस पूरा फिक्स हो गया है कि हमको एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को मान लो हमको हीट करना है, हीट आधे घंटे करना है। ओवन में टेम्परेचर फिक्स हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है पर्सनल रिक्वायरमेंट में कौन पर्सन बनाएगा, जिसको नॉलेज है प्रोसेस का, टेक्निकल नॉलेज है, क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो पर्सनल की वजह से जो मैन पावर है वो कैसे बना रहा है, उसके टेस्टिंग, उसके टेक्निकल स्किल्स, फार्मा प्रोडक्ट का जो भी है इक्विपमेंट का नॉलेज, उसका मिक्सिंग, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, उसका कंट्रोलिंग, उन सारी चीज़ों के बारे में जो भी पर्सनल है उसको पता है कि नहीं पता। जो टेस्ट करना है, मान लो आपको एसपीएलसी में कोई टेस्ट करना है और एसपीएलसी के बारे में हमको पता ही नहीं, चलाना ही नहीं है, तो मैन पावर वहाँ पे क्या होगा, वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हमको फिलिंग मशीन पे काम करना है, एफएक्स पे काम करना है, प्रोफिल इक्विपमेंट पे काम करना और उस इक्विपमेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पे जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल तीन चीज़ से करते हैं। उसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर वैलिडेटेड प्रोसीजर है कि हमको अगर उसमें जो भी प्रोसीजर है कि हमको पूरे प्रोसीजर में कि जो जो भी स्टेप है हमारा क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है, हमको ये चीज़ करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, इस क्वालिटी का बनेगा, वो प्रोसेस वैलिडेटेड है। उसके बाद वो कौन करेगा, उसको तो वैलिड नहीं कर रहा है। इसलिए आती है पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट में हमारा टेक्निकल मतलब स्किल्ड मैन पावर और नॉन स्किल्ड, इन सारी चीज़ों को लेकर ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे क्यूसी कंट्रोल की बात करें, हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो तो ठीक है, क्वालिटी उसके बाद फिर इसको जो टेस्ट कर रहे हैं, जो भी एनालिटिकल एरर है, इंस्ट्रूमेंट का एरर, ह्यूमन एरर, तो कह सकते हैं रिजल्ट वैली कर रहा है, जिससे हम कंप्लेन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद आता है पैकेजिंग कंट्रोल, जो मटेरियल जिस मटेरियल पैक कर रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल की जो क्वालिटी है, जो प्रोसेसिंग है, वो सारे का जो इम्पैक्ट है वो आता है। तो हमारे 4 चीज़ें हो गई। पहला हो गया रॉ मटेरियल कंट्रोल, उसके बाद हो गया स्टील प्रोसेस कंट्रोल, क्यूसी कंट्रोल और पैकेजिंग कंट्रोल। इन चारों कंट्रोल के बेसिस पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिमल एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, इसमें क्वालिटी वेरिएशन जो होगा वो कम होगा।